स्पष्ट लिखा है, देश के वर्तमान भयानक हालात, विनाश के कगार पर खड़ा देश, खतरे में देश का संविधान, लोकतंत्र, बहुजन और अल्पसंख्यकों को बचाने, कई टुकड़ों में विभाजित बिखरे हुए बहुजन नेता एवं समाज को एक मंच पर लाने, 2024 में फांसीवादी ताकतों को रोकने, देश के बुद्धिजीवी अम्बेडकर वादियों की एक ऐतिहासिक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। प्लीज आपसे निवेदन है कि आप बात न करें। तो अब आपके सामने एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। राउंड टेबल तो जैसे लग नहीं रहा है, फिर आपने नाम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों दिया? ये जो खुला पत्र है, इसमें जो लिखा है वो पढ़ के मैं 2 मिनट में बता देता हूँ। इसमें सारा सार है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब राउंड टेबल, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राउंड टेबल की व्यवस्था नहीं होते हुए भी इस कॉन्फ्रेंस का नाम राउंड टेबल मेट्रोनाल्ड एवं अंग्रेजी शासन सत्ता के अधिकारियों को ललकारते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, जैसे किसी संप्रदाय को किसी दूसरे संप्रदाय को दबाकर दास या गुलाम बनाने का अधिकार नहीं है, वैसे ही किसी विदेशी हुकूमत को दूसरे देश और जाति को हमेशा गुलाम बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं। भारतवासियों की किस्मत का अंग्रेजी हुकूमत को हमेशा मालिक बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आप लोग यह ना समझे कि भारत कभी स्वराज पाने के योग्य नहीं हुआ। हमारी आजादी हम पर छोड़ दे, हम अपने देश को संभाल लेंगे। उस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहले अछूत भाइयों के मान सम्मान स्वाभिमान हक अधिकारों की लड़ाई लड़ा और दूसरी अपने देश के स्वाधीन तक, क्योंकि भारत को ब्रिटिश सरकार ने अपना गुलाम बनाकर रखा था और हिंदुओं ने अछूतों को अपना गुलाम। अब 2014 से विदेशी मनवादी फांसीवादी ताकतों ने ईवीएम मशीन का दुरुपयोग कर चुनाव आयोग के साथ साठगांठ कर सत्ता पर अतिक्रमण कर लोकतंत्र की हत्या की है और हमें गुलाम बनाने की साजिश रची है। देश का संविधान और लोकतंत्र, बहुजन समाज के हक और अधिकार खतरे में है। इसे बचाने आज डॉक्टर अंबेडकर हमारे बीच में नहीं है। कुछ बुद्धिजीवी और कानून के जानकार ईवीएम मशीन हटाने और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर जरूर सतत संघर्षरत है, परंतु ईवीएम मशीन हट भी जाए तो इन आंदोलनरत राजनीतिक दलों का क्या फायदा होगा? क्योंकि आंदोलनरत अलग अलग कई राजनीतिक दलों के नेता हैं। यदि ईवीएम मशीन हटा भी दी गई और बैलेट पेपर से चुनाव भी होंगे और यह नेता अलग अलग राजनीतिक दल से चुनाव लड़ेंगे, तो इनके राजनीतिक दल से विधायक सांसद कैसे चुनकर जा सकते हैं? ये प्रश्नवाची चिन्ह खड़ा है। इसलिए एक संयुक्त मोर्चा खड़ा करना होगा और यदि ऐसा नहीं किया गया तो ईवीएम हटाओ आंदोलन निरर्थक होगा। एक स्वर्ण मनवादी दूसरे स्वर्ण मनवादी को सत्ता हस्तांतरित करेगा। इस आंदोलन से अम्बेडकरवादी विचारधारा के राजनीतिक दलों को अलग अलग लड़ने के कारण कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए अम्बेडकरवादी विचारधारा के राजनीतिक दलों को सबसे पहले संगठित होना होगा। एक संयुक्त मोर्चा बनाना पड़ेगा। इस संयुक्त मोर्चे के माध्यम से अपने देश और संविधान, लोकतंत्र और बहुजन समाज को बचाना होगा। इसलिए अम्बेडकरवादियों का नैतिक कर्तव्य होता है कि हम डॉक्टर अंबेडकर द्वारा निर्मित समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय पर आधारित भारतीय संविधान और लोकतंत्र को बचाने संगठित संघर्ष करें। इसलिए देश की आजादी की दूसरी लड़ाई जंग लड़ने देश के बुद्धिजीवी अम्बेडकरवादियों की कॉन्फ्रेंस का नाम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दिया गया है। विदेशी ब्राह्मणवादी फांसीवादी ताकतें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित भारतीय संविधान बदलकर वर्ण व्यवस्था पर आधारित मनुस्मृति का शासन स्थापित कर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र, ब्राह्मण राष्ट्र बनाकर राम राज्य लाए जाने वर्षों से कटिबद्ध एवं संकल्पित है। यदि इन विदेशी मनवादी फांसीवादी ताकतों को संगठित करके रोका नहीं गया
तो गुलामी तय है। इसलिए समाज के कई टुकड़ों दलों में विभाजित बिखरे हुए नेताओं को एक मंच पर लाए जाने और संगठित संघर्ष किए जाने का निर्णय लिए जाने के लिए दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज देश के बुद्धिजीवी अम्बेडकरवादियों की एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। यह कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जाने के निर्णय के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमने 2022 में 25 सितंबर को अम्बेडकर राइट्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक्शन कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप आटलावे नागपुर महाराष्ट्र की अध्यक्षता में हमने एक ऐतिहासिक मीटिंग आयोजित किया था और उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुत्र जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है भीमराव यशवंत अम्बेडकर भी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने के लिए आए हैं। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ और मैं चाहूंगा कि यहाँ सभी लोग बुद्धिजीवी है तो इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे और अपना अपना विचार, जितने भी यहाँ पर महानुभाव सम्मानित सदस्य उपस्थित है वो व्यक्तिगत रूप से अपना सुझाव और अपना विचार बताएंगे। मैंने डिटेल बता दिया कि कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है, कॉन्फ्रेंस क्यों आयोजित की गई है और कॉन्फ्रेंस के लक्ष्य क्या है। जैसे राजनीतिक आरक्षण समाप्त किया जाने पर विचार, तो राजनीतिक आरक्षण समाप्त किए जाने पर ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां लंदन में ही लड़ाई लड़ा था कि हमारे लोगों को पृथक निर्वाचन का हक मिलना चाहिए और ब्रिटिश सरकार ने हमको कम्युनल अवार्ड प्राप्त दिया था, हमको अधिकार दिया था, लेकिन उसके अधिकार के खिलाफ भी यहाँ के भारत के लोगों ने उस कम्युनल अवार्ड को, उस पृथक निर्वाचन के हक को खत्म करने के लिए एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत एक आंदोलन किया गया। सारे देश में एक बहुत बड़ा खतरनाक माहौल पैदा किया गया और वो हक अधिकार हमसे छीन लिया गया और वो समझौते के रूप में हमें ये राजनीतिक आरक्षण हमको दिया गया। हम देख रहे आजादी मिली तब से, जब से राजनीतिक आरक्षण प्राप्त करके जो हमारे समाज के लोग हैं, जो जिसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लास कहते हैं या जो माइनॉरिटी के भी हो, तो वो लोग चुन कर जाते हैं किसी राजनीतिक दलों से। जितने भी अम्बेडकरवादी विचारधारा के राजनीतिक दल है वो हाशिए पर है, बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर। बहुजन समाज पार्टी ने अपने उत्तर प्रदेश में कई बार अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक समझौते करके सरकार और सत्ता पर कब्जा किया है। बहुजन समाज पार्टी के बारे में मैं ज्यादा बोलना उचित नहीं समझता, आज उसकी क्या स्थिति है और वो किस तरह से मनुवादियों को किस तरह से खुला समर्थन, खुला सहयोग देके आज पूरे देश में मनुवाद की जड़ें मजबूत करने का जो काम किए हैं उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो राजनीतिक आरक्षण जो हमको मिला था उससे जो हमारे समाज के लोग चुन कर जाते हैं विधानसभा में, संसद में, लेकिन वो जिस राजनीतिक दल से चुन कर जाते हैं उनके लिए वो काम करते हैं। जिस समाज का प्रतिनिधित्व उनको करना चाहिए उस समाज के हित की बात नहीं करते। समाज के गले काटने का भी अगर बिल संसद में पेश होता है तो उस पर भी चुपचाप दस्तखत कर देते हैं और बल्कि बेंच थपथपाते हैं और तालियां बजाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो उनके मानसिक गुलाम है, वो हमारे हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसके लिए क्या राजनीतिक आरक्षण समाप्त किया जाना चाहिए या नहीं, ये आप सभी बुद्धिजीवी तय करेंगे। ईवीएम मशीन पर रोक और बैलेट पेपर से चुनाव, इस पर भी आप लोगों के सबके विचार होंगे। चुनाव समाज और समाज के नेताओं को एक मंच पर लाना, उसको हम कैसे समाज के नेताओं को एक मंच पर ला सकते हैं, ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 संस्थाएं दी थी, धार्मिक संस्था बनाया था उन्होंने, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय बौद्ध महासभा कहते हैं,
और अपनी सुरक्षा स्वयं करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समता सैनिक दल का गठन किया था। उनको पुलिस पर विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने नौजवान को तैयार किया था और आखिरी वक्त जीवन के अंतिम पड़ाव में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने राजनीतिक दल समाज को देने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का महाराष्ट्र के नेताओं ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के शरीर के इतने टुकड़े कर दिए, इतना उनको इतना छिपड़ा मार के उनका खून अवलाहन कर दिया कि रिपब्लिकन पार्टी का अस्तित्व शून्य हो गया। और शून्य नहीं हुआ, जिस बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज जो है, जिन्हें उनका मिशन को उसी के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए था, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो पहचान थी, उस पहचान को, उस मिशन को ही परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। आज रिपब्लिकन पार्टी का कोई महाराष्ट्र में नहीं और पूरे देश में बहुत लोग काम कर रहे हैं, कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है। मैं किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि किसी को हो सकता है इसके बारे में तकलीफ हो। तो ये खास तौर पे कि हम इतने सामाजिक धार्मिक संगठनों में हम विभाजित है, हमारा कोई ऐसा एक राजनीतिक दल नहीं है जो हम फांसीवादी जो ताकते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, दोनों मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। कांग्रेस ने भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, उनके विचारों को और उनके मानने वालों को पीछे हटाने में कोई कसर बाकी नहीं रखा। आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उन्होंने भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को, उनके आंदोलन को, उनके बौद्ध धर्म दीक्षा को रोकने के लिए कोई कभी छोड़ा नहीं। और का समय नहीं लूंगा, इस पर आंदोलन चला आपके दिल्ली में जंतर मंतर पर, और सुप्रीम कोर्ट के ही लायर है, और दो अधिवक्ता महमूद बच्चा और भानु प्रताप सिंह जी, वो पूरे देश में छाए हुए हैं, पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, उनको बधाई देता हूँ। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, उनके 3 वीडियो, उन्होंने कहा कि हम ईवीएम मशीन खत्म करके ही दम लेंगे, ब्लैक पेपर से ही चुनाव होगा। फिर अभी मैं 4 दिन पहले उन्होंने कहा कि अब तो ईवीएम मशीन अगर नहीं हटती है तो भी आपको वोट करना है। सरकार या सत्ता टूटने के लिए हम वोट का इस्तेमाल करें, ये एक विचारणीय प्रश्न है। तो मैंने कई बार महमूद बच्चा साहब को, हमारे वकील भानु प्रताप सिंह साहब के सामने अपनी बात रखा। मैं एक राइटर हूँ और मैं एक बुद्धिस्ट टाइम्स मैगजीन निकालता हूँ, पूरे देश में जाती है, और मैं खुले तौर पे लिखता हूँ, डंके के चोट पे लिखता हूँ। मुझे कौन मार देगा, मुझे कौन जेल में डाल देगा, उसकी मैं परवाह नहीं करता, जो सही है वो लिखता हूँ। राजेंद्र पाल गौतम जी भी उनके साथ में इस ईवीएम मशीन के खिलाफ वो भी आंदोलन कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है, राजेंद्र पाल गौतम जी, उनको 3 बार फोन लगाया है, बुलाया हूँ, पत्र भी भेजा हूँ, 2 पत्र वापस आ गए, व्हाट्सएप को देखते नहीं। भानु प्रताप सिंह कभी कभी देखते हैं, मोहम्मद बच्चा तो देखते ही। तो इसमें सारी चीजें लिखा है। ये मैंने जो ये मेरे तात्कालिक जो स्थिति है देश के हालात, संविधान लोकतंत्र जो खतरे में है, उस पर ये मैंने सारा अपने आलेख को इसमें संग्रहित किया। तो हमने ये कहा
राजेंद्र पाल गौतम साहब से कि आप अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानते हैं, आप बाबा साहब के फॉलोअर है, और आपने 22 प्रतिज्ञाओं की जो बात आई, आप पर एक्शन हुआ, आपके पार्टी पर एक्शन हुआ, तो आपने तत्काल मेरे नेता का अपमान नहीं होना चाहिए और आपने इस्तीफा मंत्री पद से दिया। तो आपके नेता अरविंद केजरीवाल जी है कि आपका आदर्श कोई और है? तो हमने कहा कि वो आपके नेता है, आप उस पार्टी के इसलिए इस्तीफा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया और उसके बाद लगातार वो अपनी कार्रवाई जारी रख रहे, आंदोलन कर रहे। अभी मेरा ये कहना है कि भानु प्रताप सिंह साहब की भी एक राजनीतिक दल है, उसके वो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष है। राजेंद्र पाल गौतम जी का भी एक राष्ट्रीय दल है, आप पार्टी। भानु प्रताप सिंह जी के बारे में मालूम नहीं है कि उनकी, और चुनाव लड़ने की बात आएगी तो क्या आप लोग अपने अपने राजनीतिक दल से अपने अपने प्रत्याशी अलग अलग चुनाव लड़वाएंगे क्या? और जब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो कैसे जीत के चले जाएंगे? अभी तक तो जो बहुजन या अम्बेडकरवादी विचारधारा के जितने भी राजनीतिक दल है, बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कई लोगों का एक विधायक एक सांसद तक नहीं है, तो फिर आपका राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है। तो मैं राजेंद्र पाल गौतम साहब के बारे में कुछ निंदा नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत बात है वो बता रहा हूँ। तो राजेंद्र पाल साहब ने इस्तीफा मंत्री पद से दे दिया, लेकिन वो विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिए, वो अभी भी विधायक है और उस पार्टी से, आप पार्टी से विधायक है जो कट्टर अम्बेडकर विरोधी पार्टी है। आज के 6 महीने पहले जिसको राजेंद्र पाल गौतम जी ने नेता मानकर अपना मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, उस केजरीवाल ने कहा था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो नोटों पर नहीं, गणेश गौरी की और दुर्गा की फोटो चाहिए। उसका जो काला चिट्ठा जो चेहरा था वो सबके सामने आ गया। और अभी मैं 2-3 महीने पहले राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ में हमारे इस अम्बेडकर राइट्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक्शन कमेटी के जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे हरिनारायण बौद्ध जी, आपसे निवेदन करूंगा कि आप इधर सामने मंच पर आ जाइए। तो हरिनारायण बौद्ध जी के साथ में राजेंद्र पाल गौतम जी के यहाँ पे गया था, तो उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल कट्टर मनुवादी है। तो मैंने कहा था कि ये आप बोल रहे, मैंने सुना नहीं हूँ, आप क्या बोलना चाहते? तो उन्होंने फिर से कहा कि अरविंद केजरीवाल कट्टर मनुवादी है। तो मैंने कहा साहब ये आप ही बोल रहे ना, तो आपने इस कट्टर मनुवादी के नेता, इसको नेता मानकर आपने इस्तीफा दे दिया, तो फिर आप अम्बेडकरवादी कैसे हैं? आप इधर सारे देश को ये बता रहे हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। तो आप अभी तक के इतने सालों तक के क्या अरविंद केजरीवाल मनुवाद की जड़ें मजबूत करने का काम किया है? और अभी भी क्या आप लोग समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हो तो अम्बेडकरवादी विचारधारा का राजनीतिक दल का गठन करो, या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया दिया है, उसके नीले झंडे के तहत, उसके बैनर के तहत काम करो, तब तो मान लो अम्बेडकरवादी। या तो आप अपना एक झंडा रखिए, एक संयुक्त मोर्चा बना लो, जितने भी बाबा साहब अम्बेडकर की, काशीराम जी की और जितने बहुजन जो महापुरुष है उनकी बात करते हैं, वो सब लोग एक मंच पर क्यों नहीं आते? एक मोर्चा क्यों नहीं? क्या अकेला भानु प्रताप सिंह या महबूब पटेल या राजेंद्र पाल गौतम साहब या अन्य कुछ लोग भी उनके साथ होंगे तो क्या ये फांसीवादी ताकतों को रोक लेंगे? जब रोक नहीं सकते, जब ईवीएम मशीन को आप रोक नहीं सके, आप ब्लैक पेपर से चुनाव करा नहीं सके, तो आप जन आंदोलन की बात क्यों नहीं करते? और जन आंदोलन किसके नेतृत्व में होगा इसको डिसाइड क्यों नहीं करते? जन आंदोलन जब तक जनता के प्रतिनिधि, समाज के प्रतिनिधियों का एक मंच नहीं होगा, तब तक कोई जन आंदोलन में आपके साथ भागीदारी नहीं कर सकता। तो हम चाहते हैं कि एक मोर्चा बने, जितने भी हमारे लीडर हैं, जितने भी हमारा नेतृत्व करने वाले लोग हैं, न करें, समाज को धोखा देने का काम न करें, समाज के साथ विश्वासघात करने का काम न करें, समाज को जोड़कर समाज के प्रतिनिधियों को एक मंच बनाकर एक बड़ा देशव्यापी आंदोलन खड़ा करे, और आंदोलन ही नहीं अपनी राजनीतिक भागीदारी की उपस्थिति करे। कांग्रेस के बारे में बताना चाहता हूं कि कांग्रेस कितना
कितना बड़ा मनुवादी है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जो सरकार है उसको पुनः रोकने के लिए नीतीश कुमार जी ने मोर्चा खोला था। बिहार से शुरुआत की थी और उसके बाद महागठबंधन बना। महागठबंधन के और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और बताते हैं कि वो अम्बेडकरवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं और बुद्धिस्ट भी है। तो हमने कहा कि हम भी अम्बेडकरवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं, बुद्धिस्ट भी है, तो हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो उन्होंने 15 दिन तक के हमको टाइम नहीं दिया, बल्कि 6 महीने। उसके पहले का इतिहास 6 महीने तक लगातार टाइम मांगा। उसके बाद 15 दिन यही बिजली में रहकर टाइम मांगा तो टाइम नहीं दिया। तो हमने कांग्रेस के लीडर जी के विजय जी जो मध्य प्रदेश से 2 बार सीएम रहे, 2 बार राज्यसभा में और लोकसभा में भी रहे, तो हमने उनको कहा हमारे साथ प्रोफेसर राम नरेश चौधरी साहब है और तमाम लोग हमारे साथ थे। तो हमने कहा हमको समय दीजिए, तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने समय दिया। 2 अगस्त को हमारी ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के निवास पर हमारी चर्चा हुई। ये मैगजीन में मैंने प्रस्तुत किया था। आधा घंटा चर्चा हुई थी। तो हमने कहा कि आप अम्बेडकरवादी है और अम्बेडकरवादी राजनीतिक दलों को आपने महागठबंधन में शामिल नहीं किया। वो चुनाव लड़ेंगे, आपके कांग्रेस को आपको महागठबंधन को हराएंगे, बीजेपी फिर जीतेगी, तो क्या रहा महागठबंधन का मतलब। तो बोला आपसे हमारा रिक्वेस्ट है आप ऐसा करिए, जितने भी अम्बेडकरवादी विचारधारा के राजनीतिक दल है उनको भी महागठबंधन में शामिल करिए, उनको भी सम्मानित ढंग से कहिए, सीटें दे दीजिए ताकि हम संसद में अपना प्रतिनिधित्व कर सके। 2 अगस्त को मिले थे, अभी ये मार्च का महीना चल रहा है, अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं किया, कोई बात नहीं किया। तो हमने उनको लिखा है पॉम्फलेट जो हमने आमंत्रण पत्र भेजा है, उसमें हमने उनको लिखा है कि वो भी ब्राह्मणवाद के मानसिक गुलाम है। वो कांग्रेस ब्राह्मणवादी उनके विचारधारा के अनुरूप काम करते हैं, न कि अम्बेडकरवादी। मैंने उनको ये भी कहा था कि पिछले बार लोकसभा का चुनाव हुआ था 5 साल पहले, तो महाराष्ट्र का उदाहरण दिया था कि महाराष्ट्र में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो प्रकाश अंबेडकर जी जो बाबा साहब अंबेडकर के पुत्र है, वो रिपब्लिकन पार्टी को का खात्मा करके उन्होंने वंचित बहुजन अघाड़ी अपने नाम से एक राजनीतिक दल बनाया है और उन्होंने वहां पर काफी तैयारी की। और जब लोकसभा पूरे सीटों पर उन्होंने लगभग अपने प्रत्याशी खड़ा किया और प्रत्याशी खड़ा करने के दौरान उनको 45 लाख वोट मिले उनके पार्टी को, और 45 लाख वोट मिलने के कारण कांग्रेस के दिग्गज बड़े बड़े नेता जो मुख्यमंत्री जैसे रहे वो सब हार गए। तो मैंने कहा कि प्रकाश अंबेडकर को जिस महाराष्ट्र में अंबेडकरवादी विचारधारा की बात करते हो तो बाबा साहब के पुत्र है और वो महाराष्ट्र में है, और पिछले विगत चुनाव में उन्होंने जब चुनाव लड़ा तो 45 लाख वोट मिले और कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज हार गए और बीजेपी के गधे घोड़े जीत के चले गए और सरकार बना ली। तो अभी आप ऐसे ही करेंगे, अभी आप खड़े करेंगे तो आप हारेंगे। तो मुझे मजबूर होना पड़ा, मैं लिखता हूँ उसमें मुझे लिखना पड़ा कि क्या कहीं आप लोगों का कांग्रेस और आरएसएस से समझौता तो नहीं है, कांग्रेस का आरएसएस से अंदरूनी मनुवाद का समझौता तो नहीं है कि अम्बेडकरवाद को बंद कर दिया जाए, खत्म ही कर दिया जाए। इसीलिए तो आप अम्बेडकरवादी राजनीतिक दलों को अपने महागठबंधन में शामिल नहीं किया कि आपकी मानसिकता प्रदर्शित होती। आपको अपने अपने मजबूत पैरों पर अम्बेडकरवादी विचारधारा का एक संगठन मजबूत करना पड़ेगा, एक संगठन खड़ा करना पड़ेगा और इन दोनों फांसीवादी ताकतों से आप लोगों को हमको लड़ना पड़ेगा। तब संविधान बचेगा, तब ये लोकतंत्र बचेगा और तब ये बहुजन समाज बचेगा, अन्यथा कोई बचने वाला नहीं। उनके उनके एजेंडे के तरफ अगर जाऊंगा तो मैं बहुत बोल चुका हूँ और मैंने चाहा था कि उनका भी सारी चीजें मैं अकेला बोलूं, बता रहा हूं तो आप सुन लीजिए। तो ये लोग आम लोग नहीं बोलते ये बात, बड़े बड़े प्रोफेसर डॉक्टर पीएचडी करने वाले लोग बोलते हैं कि संविधान कैसे बदल दें। तो मैंने कहा संविधान कैसे बदल देंगे, तो मैं आर्टिकल लिखा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 1927 में ब्राह्मणों का पवित्र ग्रंथ मनुस्मृति को जलाया। वो लोग उसी दिन से बौखलाए हुए, उसी दिन से उनके मन में एक तड़प कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे संविधान को, हमारे पवित्र ग्रंथ को ही जला दिया।
ये उस समय गुलाम देश था। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था। और सौभाग्य कहो या एक सहयोग कहो कि जब देश आजाद हुआ तो देश की आजादी का संविधान बनाने की बात आई तो वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ही देश का संविधान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। और जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया और आर्टिकल 13 के तहत उन्होंने जितनी भी मनुस्मृतियां थी और अन्य स्मृतियां थी उसका खात्मा कर दिया हमेशा के। जिस दिन संविधान लागू हुआ, बनकर तैयार हुआ, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान सौंपा, संविधान तैयार किया और सबके सामने रखा, तो आरएसएस ने उसी दिन से विरोध किया। आरएसएस ने कहा कि मनुस्मृति के रहते हुए भी भारत का संविधान की क्या जरूरत है। गोलकर ने कहा कि भारत का संविधान जहरीला बीज है। ये उस समय की बात बताता हूँ, 1949-50 की बात। और इतना ही नहीं, उन्होंने राम राज्य परिषद और हिंदू महासभा ने 11 दिसंबर 1949 को दिल्ली में संसद जंतर मंतर पर संविधान लागू नहीं होना चाहिए इसलिए आंदोलन किया। और आंदोलन नहीं किया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सारे देश में पुतले जलाए गए विरोध। लोग प्रोफेसर डॉक्टर बोलते संविधान कैसे बदलेगा। उन्होंने उस दिन से वो संविधान को नहीं मानते, वो आज भी मनुस्मृति के अनुरूप काम करते हैं। ये कोलोजियम सिस्टम को आप देख लीजिए, ये क्या है? एक वर्ग, एक जाति के, एक परिवार के लोग न्याय व्यवस्था में काबिज है। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, हमारे पटना हाई कोर्ट के जो एडवोकेट है आदरणीय अरुण कुमार कुशवाहा जी, ये न्यायालय में आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये चाहते कि कोलेजियम सिस्टम से क्यों न्यायिक आयोग बने और उसमें प्रतिभा, उसमें कंपटीशन के आधार पर आपको होना चाहिए। तो ये कोलेजियम सिस्टम भी हमको पहले राज गुलाम बनाने की साजिश है। तो उस समय भी आरएसएस ने संविधान का विरोध किया। उसके बाद उनके मन में हमेशा संविधान के खिलाफ जहर है। और जब अटल बिहारी वाजपेयी की 1996 में सरकार बनी तो उन्होंने संविधान समीक्षा के आड़ में संविधान को बदलने का प्रयास किया। तो हमारे राष्ट्रपति थे के नारायण, उन्होंने बचा लिया। और हमने भी इसके लिए ऐतिहासिक लड़ाई लड़ा, क्रांति किए। हमने तो अटल बिहारी वाजपेयी की राजधानी भोपाल में अर्थी जुलूस निकाला था, पुलिस ने कई लाठियां मारी। उसके बाद में हमने अपना आंदोलन जारी रखा। उसके बाद जब भी हिंदू धर्म संसद आरएसएस से संबंधित है, हिंदू धर्म संसद, सारे हिंदुओं का संगठन, उसको कहते हैं हिंदू धर्म संसद। हिंदू धर्म संसद जब भी कार्यक्रम करती है, जब भी सम्मेलन करती है, तो वहां सबसे पहले मुद्दा रखती है कि संविधान बदलो और मनुस्मृति का शासन लागू करो। और सरेआम संविधान को बदलने की साजिश, संविधान को बदलने की बात करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई बात नहीं। इसी दिल्ली में, इसी जंतर मंतर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान की प्रतियां जलाई गई। अभी 3-4 महीने पहले एक विवेक देवराय है, विवेक देवराय, और अभी ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि शूद्रों को, अछूतों को पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, उनको क्यों अधिकार देना चाहिए, संपत्ति का क्यों अधिकार, लड़ने का क्यों अधिकार। और उस पर संसद पर बात हो रही थी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोल रहे थे, तो इनकी बात को एंट्री नहीं किया गया, बोलने नहीं दिया गया। तो संविधान बदलने का उनका पूरा एजेंडा, खाता तैयार है। उन्होंने अपना नया संविधान बना लिया है। और उसके बाद भी मेरा समाज, जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूँ, वो मेरा समाज, जिनको मैंने 500 बुद्धिजीवियों को यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में बुलाया। संविधान आरएसएस के 25 वर्ष, ये आरएसएस के 100 वर्ष, शताब्दी वर्ष 2025 को हो रहा है। ये 2025 को भारत का संविधान बदल देंगे, बल्कि बदल देंगे नहीं, जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को जलाया, अब उनके मनुस्मृति को जलाया, ठीक उसी तरह से हमारे संविधान को जलाया। अरे संविधान की ताकत के कारण तो आप लोग कोट टाई पे जूते मोजे पहनने के लायक बने हो। संविधान नहीं होता तो आपकी क्या औकात थी? आप अपने पूर्वजों के इतिहास को ढूंढ लो। नंगे भूखे रहते थे, हाँ, पेट भरने, पेट की आग बुझाने के लिए मरा हुआ मांस खाते थे, कपड़ा नहीं मिलता था, गुलामी करते थे, बेकारी करते थे, वो दिन भूल गए। तो आज जिस संविधान के बदौलत
हम इतने काबिल बने उस संविधान को बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं आ रहा है? क्या इतने ही लोग संविधान को बचाने के लिए लड़ेंगे? तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संविधान निश्चित खतरे में है। ये जो लोग देश पे राज कर रहे हैं, ये लोग फांसीवादी ताकते हैं, ये लोग हिटलर और मुसोलिनी के फार्मर है, ये लोग नाथुराम गोडसे को अपना आदर्श मानते हैं, ये लोग आतंकवादी विचारधारा की। ऐसे लोगों से अकेला महमूद पर्चा या हमारे भानु प्रताप सिंह जी या राजेंद्र पाल गौतम जी या आप और मैं, हम अकेले नहीं कर सकते। जितने लोग अकेले अकेले लड़ेंगे सबको जेल में ठूस दिया जाएगा, और ठूस दिया जाएगा नहीं, उनकी हत्या कर दी जाएगी। इतिहास उठा के देखिए, यहाँ तो बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजों को निपटा दिया गया। जिन जिन लोगों ने एल्गार परिषद, भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद से जिन लोगों ने भीमा कोरेगांव में लाखों लोगों पर हमले किए, हिंसा किया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद भी 6 साल हो गए, गिरफ्तारी नहीं हुई। संभाजी भिड़े का नाम सुना होगा, वो आरएसएस के नरेंद्र मोदी के गुरु है। एफआईआर दर्ज है, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकी महाराष्ट्र सरकार। और जिन्होंने कोई कृत्य नहीं किया, कोई कुछ नहीं, तो उनकी जबान को दबाने के लिए, उनके आंदोलन को दबाने के लिए, उन पर सुनियोजित षड्यंत्र के तहत नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश, देश तोड़ने की साजिश के तहत मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार करके जेल में ठूस दिया गया है। 6 साल से वो जेल में। तुम भी जाओगे। भानु प्रताप सिंह जी, महमूद पर्चा जी और राजेंद्र पाल गौतम जी आज क्यों नहीं आए यहाँ पर? बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, क्यों नहीं आए? हमने आपको आमंत्रण पत्र भेजा था, रोज व्हाट्सएप पे लिखता हूं, आप पढ़ते हैं। भानु प्रताप सिंह ने कहा था कि यदि मैं दिल्ली में रहा और कहीं कोई कार्यक्रम नहीं रहे तो निश्चित आऊंगा। तो 3 महीने पहले जब मैं बता रहा हूं कि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है अम्बेडकरवादी बुद्धिजीवियों की, ये आपको मालूम है, उसके बाद भी आप कहीं जाने की बात कर रहे और कहीं कार्यक्रम की बात कर रहे, और समय मिलेगा तब मैं प्रयास करूंगा। कौन से अम्बेडकरवाद की बात करते हैं आप? मैं तो 4-5 साल से ही जानता हूं इनको। उसके पहले मैंने नाम नहीं सुना था रतनलाल और डॉक्टर कन्हैया का। हम बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में 40 साल से काम कर रहे हैं। उनके रिपब्लिकन पार्टी का झंडा विधानसभा से लेकर संसद भवन तक के हमने लहराया है। कई बार गिरफ्तारियां की है, कई बार जेल गए, कितने बार प्रताड़ना हुई है, कितना मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, वो सब हमने झेला। तो आज कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आए? आप तो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं ना, आप तो ईवीएम मशीन को रोकना चाहते हैं, आप डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं, फिर आप क्यों नहीं आए? मैंने कहा है नेतागिरी करना बंद करिए, समाज को धोखा देना बंद करिए, गुमराह करना बंद करिए। मैं चाहता था एक कॉन्फ्रेंस अपनी अध्यक्षता में कर सकता था। मुझे कुर्सी पे बैठने का कोई शौक नहीं है, मैं कोई लीडर नहीं बनना चाहता, ना मैं लीडर हूं। मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का एक सिपाही हूं, और सिपाही के तरह में काम करूंगा। अयोध्या मामले पर हमारे बीच में विनीत मोदी जी आए हैं, और हमारे रवि एस गौतम साहब। अयोध्या मामला कितना विवादित और कितना गैर संवैधानिक मामला है, और कितना लोकतंत्र को संविधान की हत्या करके वो डिसीजन दिया है, इस पर हमको कोई चर्चा नहीं करना चाहिए। हमारे लोग बौद्ध मेले लगाते हैं, बौद्ध और अंतरराष्ट्र से कम नहीं, राष्ट्र की समस्याओं को तो आज तक सुन जाए। बौद्धों के कितने संवैधानिक राइट्स खतरे में है। अरे बौद्ध ही नहीं, तुम्हारी स्वतंत्र पहचान नहीं। हमारे यहाँ अभी बौद्धों के नेता अभी आए, जो पूरे बौद्ध संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति के वो संगठक है। बौद्ध धर्म संसद हमारी भी है, उसके माननीय अभयरत्न गौतम साहब जी नजर आ रहे, थोड़े लेट आए, अस्वस्थ चल रहे, उनको साधुवाद। उनको सारा संवैधानिक राइट्स मालूम है। बौद्ध मेले लगाने वालों को 1 पैसे की अकल नहीं है। बौद्ध मेले लगाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बौद्धों की विरासत पर डाका डाला गया, आज से नहीं,
वर्षों से सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप पूरे देश में बनाया, उसका सबका हिंदूकरण कर दिया गया, सब देवी देवता में कन्वर्ट कर दिया गया। उसकी आजादी की लड़ाई, अपने विरासत को बचाने की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? सम्मेलन क्यों ले लो भाई, क्या बात है? का इतिहास सबको मालूम है, मैं कोई बुद्धिजीवी नहीं, आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी बात करने की जरूरत है। अयोध्या बिना युद्ध की राजधानी अयोध्या, पुष्पमित्र शुंग ने बौद्ध सम्राट ब्रदर्थ की हत्या की, राजपाट छीन लिया और कई बौद्ध भिक्षुओं का बुद्धों का कत्लेआम कर दिया। वो उन्होंने एक नई क्रांति की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था पूरे देश में ब्राह्मणवाद वर्सेस बौद्धों की लड़ाई है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आप समझ लीजिए इस बात को बड़े गंभीरता से। ये विवादित ढांचा जो था, साकेत जो है वो बौद्ध विरासत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर 1997 में, 95 में और उसके बाद जब ये राम मंदिर का निर्माण हुआ तब भी खुदाई हुई, संतलीकरण हुआ, तब भी भगवान बुद्ध की मूर्तियां निकली और सम्राटकालीन अवशेष निकली। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई थी कि मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन दे दो, उनकी मस्जिद बन जाए, लेकिन बौद्धों की पिटीशन उसको कचरे के ढक में फेंक दिया जाए, बौद्धों के पिटीशन को समझे ही नहीं। यानी कुल मिलाकर वो बौद्ध विरासत को पर डाका डालना, बौद्ध विरासत को नष्ट करने की गरज से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को महिला के यौन शोषण के मामले में फंसाया गया, दबाव दिया गया और कहा गया कि ये जो डिसीजन है ये हिंदुओं के पक्ष में राम मंदिर बनाने के लिए आपको देना पड़ेगा। यदि आप नहीं देते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा और यदि आप देते हैं तो आपको राज्यसभा में मनोनीत कर दिया। सुप्रीम कोर्ट झुक गया। सुप्रीम कोर्ट आरएसएस के दबाव में काम करता है और सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने कहा था कॉन्फ्रेंस लेकर कि लोकतंत्र खतरे में है। आने वाली पीढ़ी या कोई बुद्धिजीवी 20 साल के बाद ये न कहे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपनी आत्मा को बेच दिया, इसलिए हम कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। ये आज हम भी कॉन्फ्रेंस इसलिए ले रहा हूं कि आने वाली पीढ़ी ये न कहे कि जब तुम्हें गुलाम बनाने की साजिश रची गई थी तो तुम चुप क्यों थे। तब ये इतिहास ये पढ़ के वो लोग कहेंगे कि कोई एक व्यक्ति या कोई कितने लोग यहाँ पे थे, वो लड़ रहे थे, वो जाग रहे थे, सोए नहीं, इसलिए इतिहास लिखा। अयोध्या के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि कानून की जो विचारधारा है, कानून की जो व्यवस्था है संविधान के तहत होती है और संविधान में बिना साक्ष्य प्रमाण के कोई डिसीजन नहीं होता। इतिहास उठा के देख लीजिए, लेकिन अयोध्या का विवादित जो मामला था उसमें बिना साक्ष्य बिना प्रमाण के जस्टिस ने कहा कि वो हिंदुओं की आस्था है, इसलिए ये राम मंदिर बनाने के लिए हम आदेश जारी करते और वो राम मंदिर बनाने की बात, वहां पर बुद्ध के हृदय पर, बुद्ध के छाती पर एक काल्पनिक राम का मंदिर बन रहा है और आप बौद्ध मेले लगाते हो। बौद्ध विरासत पर डाका डाला जा रहा है, उसकी हिफाजत नहीं कर सकते। बहुत बड़े बड़े मठाधीश शंकराचार्य है बौद्ध संगठनों में, अंतरराष्ट्र से बात कम करते नहीं। हमारे और बाबा साहब के वंशज जो है पूरे विदेशों में जाकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अयोध्या के मामले की बात करते हैं, वो कहाँ है अभी तक पता नहीं है। तो इतने बड़ा हमारे साथ षड्यंत्र पूर्वक हमारे बौद्धों की विचारधारा को, बौद्धों के हमारी विरासत को खत्म करने का काम किया गया और हम लड़ नहीं पा रहे, हम बोल नहीं पा रहे। ये ऐसा करके उन्होंने राम राज्य का आगाह किया है, राम राज्य हिंदू राष्ट्र का। अयोध्या में राम का मंदिर निर्माण करना हिंदू राष्ट्र का आगाह है। नई संसद दिल्ली में राजतंत्र को स्थापित करना और एक आदिवासी देश की सर्वोच्च नागरिक महिला राष्ट्रपति को उद्घाटन करने के लिए घुसने तक नहीं देना, क्योंकि वो अछूत है, वो शूद्र है, वो विधवा है, उससे अगर संसद का उद्घाटन करेंगे तो पवित्र हो जाएगी। मात्र इस बात को लेकर उसको नई संसद का उद्घाटन नहीं कर दिया गया, घुसने नहीं दिया। तो आप कौन सा मेला लगा रहे, कौन सा सम्मेलन ले
समाज को संगठित होकर अपनी विरासत, अपने हक अधिकार को लड़ने की बात है, वो हम नहीं कर रहे। आज जो कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था तो यही मुद्दा था। तो मैं अपनी बात खत्म करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोगों की बात सुना जाए। जैसे लोग हैं, मान लीजिए इनके सामने हम एक दूसरे से बात करेंगे और कोई भाषण नहीं देगा। ये तो मेरे को अधिकार था भाषण देने का, इसलिए मैंने दे दिया, इसके लिए माफी चाहूंगा। हमारे अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि ये तीन चार पॉइंट पर अपनी बात रखें